हेलो स्टूडेंट्स, आज के इकोनॉमिक्स में जो हमारा टॉपिक होगा वह है मनी सप्लाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मनी सप्लाई। ठीक, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि मनी सप्लाई में आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से सीबीएसई क्वेश्चन पुटअप करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है आप स्टूडेंट के लिए। ठीक है, यानी वहां वहां उस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करिए जहां से सीबीएसई क्वेश्चन उठाएगा। सही है, तो सीबीएसई जहां से क्वेश्चन उठाता है, मैं आपको कंटेंट्स बता देता हूं। वह है मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, नंबर 2 है आपका, नंबर 2 है हाउ टू मेजर मनी सप्लाई। ठीक है, एंड नंबर 3 में है हु सप्लाइज मनी। ठीक है, बस ये 3 कंटेंट्स पे आप ज्यादा फोकस करिए। तो सबसे पहले हम उठाते हैं मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई को। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ लीजिए कि मनी सप्लाई जो है यह एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। पहली बात, यह एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मतलब यह होता है कि मनी सप्लाई का मतलब होता है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, हेल्ड बाय द पीपल विद इन अ पॉइंट ऑफ टाइम। सही है, यह होता है मनी सप्लाई। अच्छा, मनी सप्लाई doesn't include the stock of money with the government and the stock of money with banking system। इन दो को ये कंसीडर नहीं करता, याद रखिएगा। तो ये मनी सप्लाई की बात हो गई। सही है, मनी सप्लाई की मीनिंग के बारे में आप समझ गए। अब उसके बाद है इसको मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में इसको मेजर करने के 4 वे बताए गए हैं। ठीक है, इसके 4 वे बताए गए हैं। कौन कौन सा वे है? M1, M2, M2, M3, M4। ठीक है, ये 4 वे बताए गए हैं। ठीक, ये 4 वे बताए गए हैं एंड इसके थ्रू हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। अब आइए देखते हैं कि इनके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सही है, अगर हम M1 की बात करें तो M1 इक्वल टू होता है C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, C प्लस DD प्लस OD। अब C का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। उसके बाद जो D है तो हो जाएगा आपका, यानी DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट है। तो DD का मतलब होता है, DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स विद द कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स। एंड मैं आपको बता देता हूं कि यह जो डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक्स होता है, ध्यान रखिएगा कि यह चेकेबल है।
सही है, ये चेकेबल है। यानी हम लोग जिनका डिमांड डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक में है, वह जो विड्रॉ करेंगे या डिपॉजिट करेंगे वह केवल और केवल चेक के थ्रू ही करेंगे, ये याद रखिएगा। सही है। उसके बाद जो एक थर्ड आता है वह आता है आपका ओडी। ओडी के लिए हम ऊपर स्पेस बनाते हैं, ठीक है। ये सब जितने भी हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसको विस्तार से आप समझिए। अब हम ओडी की बात करते हैं। ओडी में क्या क्या आता है, यानी कि अदर डिपॉजिट में क्या क्या आता है। आप इसको ओडी या ओडीडी भी कह सकते हैं। ओडीडी यानी अदर डिपॉजिट या अदर डिमांड डिपॉजिट। इसमें क्या क्या आता है, इसमें नंबर आता है, फर्स्ट नंबर आता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड। सही है, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है सेकेंड में आता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल institutions like IMF एंड वर्ल्ड बैंक। सही है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक विद आरबीआई, ठीक है। यानी जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि IMF है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक है, तो इनका जो डिपॉजिट अपने आरबीआई के साथ में होता है, आरबीआई के पास में होता है, तो उसे M1 में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। नंबर थर्ड है आपका डिमांड डिपॉजिट, लिखते जाइए आप लोग भी, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द फॉरेन सेंट्रल बैंक्स और द फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, विद आरबीआई, ठीक, विद आरबीआई। जो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स होते हैं या फॉरेन गवर्नमेंट होते हैं, तो उनका जो डिमांड डिपॉजिट जो अपने आरबीआई के पास में जमा होता है, ठीक है, तो इसे भी M1 में हमें इंक्लूड करना होता है, ठीक है, हम इसे M1 में इंक्लूड करते हैं, ठीक। तो ये जो अदर डिपॉजिट्स है या अदर डिमांड डिपॉजिट है, इसमें ये तीन पार्ट आते हैं। सही है, ये याद रखिएगा, इसका कंपोनेंट को याद रखना बहुत जरूरी है। सही है, क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद अपने लोग आते हैं M2 पर। ये था M1 का पार्ट, ठीक है। ये जितने भी पार्ट है ना बच्चों, इसको याद रखना भाई बहुत जरूरी है, ठीक। एंड दूसरी बात ये है कि ये चूंकि मेजरमेंट का एक तरीका है, ठीक है,
तो आप इसमें फेर बदल भी नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल इसको सही से लर्न करके आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 2 में आता है M2। सही है, M2 में क्या क्या आता है? M2 में आता है M1 प्लस, यानी जितने भी पार्ट आपने M1 में लिखे वो सारे अब यहां पर आ जाएंगे। एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, बस यहां पर केवल उसे इंडिकेट कर देना है। तो M1 प्लस डिपॉजिट्स with post office सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, M2 में क्या आता है? M2 में आता है M1 प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, ये M2 में आता है। सही है भाई, पोस्ट ऑफिस में भी तो सेविंग बैंक का ब्रांच होता है ना बेटे, तो वहां जो डिपॉजिशन होता है वह M2 में काउंट होता है। यानी M1 तो आपने जान ही लिया, एंड उसके साथ साथ जो अब पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट होता है तो उससे जब आप ऐड कर दोगे वह बन जाएगा M2, याद रखना। अब आते हैं M3 में। M3 में क्या क्या आता है? M3 में आता है फिर से एक बार M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स विद द कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, विद द कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक, अब ये टाइम डिपॉजिट क्या होता है? ये टाइम डिपॉजिट, ये जो आप देख रहे हो ये टाइम डिपॉजिट क्या होता है? तो टाइम डिपॉजिट होता है जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हो या टर्म डिपॉजिट करते हो। सही है, तो इसको आप कहते हो टाइम डिपॉजिट। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज इंक्लूड नहीं होगा, ये सब प्रिकॉशंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये इसको आप लिख सकते हो अदर देन NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, तो यह इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इस वजह से यहां पर आप लिख देना अदर देन NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सही है, अच्छा। उसके बाद अब M4 की अपने लोग बात करते हैं। M4 में, तो M4 में आता है M3। ठीक है, यानी इसका जो पार्ट है, ठीक है, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स with the post office saving bank, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, ये जितने भी हैं, यानी M3 जब यहां पर आ गया तो ये पूरा का पूरा जो है आ गया। उसके साथ जब आप पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो भी डिपॉजिट होता है, टोटल डिपॉजिट, जब आप उसको इंक्लूड कर देते हो तो वह बन जाता है M4। सही है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे आपको समझ में आया होगा। सही है, अब यहां पे जो मैंने बताया आपको, जो तीसरा जो थर्ड कंटेंट है, सही है, जो इसका जो अगला कंटेंट है वह है कि हु सप्लाइज मनी। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने देख लिया मीनिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी, उसके बाद हाउ टू मेजर द सप्लाई ऑफ मनी। अब उसके बाद जो अगला जो कंटेंट हम लोग देखेंगे, भले ही लिखने में ऊपर नीचा हो गया हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, अब जो इसके बाद जो अपने लोग देखेंगे वह देखेंगे कि हु सप्लाइज मनी। सही है, हु सप्लाइज मनी।
इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक, अब यहां पर देखेंगे कि मनी जो हमारे आपके पास है, इसको सप्लाई कौन करता है भाई? ठीक है, हु सप्लाइज मनी है यहां पे, हु सप्लाइज मनी। ठीक है, तो कौन कौन, जरा अनुमान लगाओ भैया, आपके पास जो पैसे आते हैं वह कहां कहां से आते हैं, वो जरा बताओ भैया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अलग से भी क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द मेन सप्लायर ऑफ मनी, अलग में भी बन सकता है भाई। ये जितने भी आपने, जैसे M1 के बारे में कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ M1, एक्सप्लेन। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ M2, इस तरह से जितने भी पार्ट हैं सभी अपने में एक यूनिक क्वेश्चन है मेरे बच्चे, याद रखना। ठीक है जी हाँ, तो यहां पर हु सप्लाइज मनी, तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। हमारे कंट्री का कौन सा है? अगर हम लिखें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो कौन कौन सा बैंक है? RBI नंबर 1 में। ठीक है, क्योंकि RBI जो है यह मनी सप्लाई का मेन सोर्स है RBI। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी पेपर नोट्स होते हैं, जितने भी क्वाइंस होते हैं 1 रुपये को छोड़ करके, ठीक है, उसे ये इशू करता है। सही है, अब ये कैसे इशू करता है यहां पर मैं थोड़ा आपको मैं बता देता हूं। जो भी ये करेंसी या पेपर नोट्स इशू करता है ना, ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर ये वर्क करता है। कौन सा है ये? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर ये क्वाइंस एंड पेपर नोट्स को इशू करता है। अब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो नोट्स, चाहे वो पेपर नोट्स हो चाहे वो करेंसी हो, ठीक है, तो उसको एक लिमिटेशन के दायरे में लाता है, यानी इसके अमाउंट को वह लिमिट करता है। यानी कि RBI एक समय में कितना करेंसी इशू करेगा, ठीक है, इसके बारे में बताता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक टाइम में RBI 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़ अमाउंट के बराबर वह करेंसी या पेपर नोट्स वह इशू कर सकता है। लेकिन इसके पीछे में उसे 200 करोड़ के बराबर ये जो मिनिमम रिजर्व है ये रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहां पर मैं लिख देता हूं 200 करोड़ ऑफ मिनिमम रिजर्व। ठीक है, मिनिमम रिजर्व ये इसको रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें जो है, इसमें 115 करोड़ जो है, 115 करोड़ ये केवल और केवल गोल्ड का रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी RBI को 115 करोड़ जो है यह केवल गोल्ड रखना होगा। 115 करोड़ वैल्यू का, मार्केट वैल्यू के बराबर उसे अपने रिजर्व में गोल्ड रखना पड़ेगा। एंड बाकी जो रखेगा, बाकी वह 85 करोड़ जो है, ठीक है, 85 करोड़ जो है वह फॉरेन एक्सचेंज रखना होगा।
ये सब सीख लो बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रखना पड़ेगा, ठीक है, तो 115 और 85 कितना हो गया, 200 करोड़। तो जब इसके पास ये 115 करोड़ मूल्य के बराबर, कीमत के बराबर जब गोल्ड आ जाएगा, तभी ये करेंसी इशू करेगा, ठीक है। या 85 करोड़ के बराबर जब फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा, तभी ये इतने के बराबर, इतने ही अमाउंट के बराबर वह नोट एंड कॉइन्स इशू करेगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसके बाद जो सेकंड इसका जो सप्लायर है वह है आपका कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक। और कॉमर्शियल बैंक कैसे सप्लायर है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक जो मनी क्रिएट करता है वह डिमांड डिपॉजिट के आधार पर करता है, सही है। वह क्या करता है, डिमांड डिपॉजिट के आधार पर करता है भाई, सही है। वह मनी क्रिएट करता है एंड इस वजह से आपने देखा होगा कॉमर्शियल बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन है, मैं आप बताऊंगा, ठीक है। तो ये अपने डिमांड डिपॉजिट को क्या करता है, एडवांस कर देता है लोन के रूप में, एंड CRR के आधार पर यह 1000 से यह कई थाउजेंड जो रुपये हैं वह क्रिएट कर लेता है, सही है। मैं आपको इसका सिस्टम बताऊंगा अलग से, इसका मैं आपको वीडियो बना करके अपलोड करूंगा, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम को जब हम लोग टच करेंगे तो जो सेकंड जो सप्लायर है वह है आपका कॉमर्शियल बैंक्स, सही है। एंड इसका जो थर्ड सप्लायर होता है वह है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो थर्ड सप्लायर के रूप में है, वह है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मनी को कैसे सप्लाई करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मैं आपको बता दूं कि 1 रुपी नोट्स एंड क्वाइंस जो भी सर्कुलेशन में आप देखते होंगे, ठीक है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट का नोट्स एंड क्वाइंस है। इसका एक डिपार्ट है फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक। एंड जो 1 रुपी पेपर नोट्स हैं या क्वाइंस हैं वह इसी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा उसको इशू किया जाता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि 1 रुपी नोट अगर मिले तो आप देखना कि उस पे गवर्नर ऑफ द RBI का उस पे साइन नहीं होता। किसका साइन होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है, ठीक है। किसका साइन होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है 1 रुपी पेपर नोट पे, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों जो हैं ये मेन मनी सप्लायर के रूप में आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था पूरा का पूरा डिस्कशन मनी सप्लाई के बारे में, यानी मनी सप्लाई की क्या मीनिंग होती है, इसको आप कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद मनी को कौन कौन सप्लाई करता है, ठीक है, कौन कौन सप्लाई करता है, ठीक है। तो भाई एक शिकायत फिर मैं लास्ट में करूंगा आप लोगों से, भैया आप लोग लाइक करो, शेयर करो, मेरे दोस्त, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, लेकिन हाँ सब्सक्राइब भी करो भैया, ठीक है, जैसे कि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर ये सब नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। दूसरों की भलाई करना सीखो जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो बताइए इसके लिए मुझे क्या मिलता है, कुछ मिलता है नहीं ना, केवल एक
आप लोगों की सेवा भावना से कर रहा हूं, तो आप लोग भी सेवा करना सीखिए, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर अपने लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।